आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा IUPAC वाला नामकरण का जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे IUPAC नामकरण के बारे में। IUPAC नामकरण की बात करें तो इसके बारे में कई बातें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस की होगी इसकी और आपको काफी इस चीज के बारे में नॉलेज भी हो गया होगा। तो कुछ पॉइंट जो हमारे रह रहे हैं अब हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IUPAC नामकरण के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। IUPAC नामकरण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहली बात कि हमें क्या करना होता है। जब भी हम नामकरण करते हैं तो हमें पूर्व लगन, कार्बन परमाणु की संख्या और अनुलग्न के हिसाब से नाम देना पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर थी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, तो सबसे पहले आपको कार्बन परमाणु की संख्या देखनी है। कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से उसका नाम देना है। अब आपके अगर यौगिक में कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम हमेशा पूर्व लगन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और अगर आपके कार्बन के यौगिक के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अनुलग्न, यानी उसको हम आखिर में लिखते हैं। ये सब नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जो हमारा कार्बन का परमाणु होता है उसमें अगर आपके दो तरीके से नेमिंग अगर आपको देनी होती है। जैसे मान लो हम कभी भी नामकरण करते हैं तो नामकरण के दौरान हम देखते हैं कि कार्बन श्रृंखला जो होती है ना, उसका जो नंबर है वो दो तरफ से आ रही है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इसे नंबर कौन सी दिशा से दे जो ज्यादा सही रहेगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान रखना, जहां से आपकी कार्बन लंबी श्रृंखला को चयन करे वहीं से आपको नंबरिंग देनी होती है और आप यही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि पहली बात ये कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन। तो दूसरी बात ये कि जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें जितने भी प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं उन प्रतिस्थापी ग्रुप को भी कम अंक मिलना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात आती है कि अगर मान लो आपके पास कई सारे प्रतिस्थापी ग्रुप हो, जैसे मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके आए, आपको समझ आ जाएगा कि जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। अब इस कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर हम नंबरिंग दे तो नंबरिंग यहाँ पर हम तीन तरीके से दे सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। कैसे, ध्यान देना। एक तो हम नंबरिंग दे सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात? या फिर हम नंबरिंग इसको दे सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे कि मैम क्या फर्क पड़ता है नंबरिंग एक। अब बात आती है कि तीसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं। तो तीसरे तरीके से अपने यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ से देते हैं तो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो काफी अधिक नंबर प्राप्त कर रहा है। और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमें उसे कम से कम अंक देना होता है। ये बात क्लियर है? यानी जो तीसरे तरीके का है ना उसे तो हम कैंसिल ही कर देते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों तरीकों में से हम कौन सा तरीका यूज करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो भी हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, प्लस हमारी जो कार्बन श्रृंखला है वो 6 की 6 है। तो अब यहाँ से नंबरिंग दे। अब ध्यान क्या चीज रखना है, तो यहाँ पे एक नया जो विशेष मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने की बात है वो एक नया पॉइंट आपको ये और ध्यान में रखना है कि नंबरिंग हमें देनी होती है कि पहली बात लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो, दूसरी बात जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या जो प्रतिस्थापी समूह उसको कम से कम नंबर मिले, तीसरी बात नंबरिंग वहां से देनी चाहिए जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी ग्रुप बने। नहीं समझोगे मेरी बात को? देखो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग देते हो इसके अकॉर्डिंग, जो ऊपर वाली नंबरिंग लिखी है मैंने,
अगर इसके अकॉर्डिंग देते हो तो पहली बात जो हमारी कार्बन चेन है वो 6 नंबरों की होगी। दूसरी बात हमारे चौथे नंबर पे क्या होगा, एक इतना बड़ा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होगा। यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रतिस्थापी समूह है ये केवल एक ही है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग इस अकॉर्डिंग देती हूँ तो ध्यान से देखना, नंबरिंग इस अकॉर्डिंग देती हूँ तो मेरे पास क्या है, ये लंबी मुख्य श्रृंखला के रूप में कार्य कर रहा है ना। और एक्स्ट्रा में यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे, एक 4th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह और एक 5th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह। कहने का मतलब है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें इसमें एक जो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है वो ये है कि हमें नंबरिंग वहां से देनी है जहां हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह मिले। और आपको पता है आप इस तरीके से नंबरिंग देंगे तो आपको केवल एक ही प्रतिस्थापी समूह मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से नंबरिंग देंगे तो आपको 2 प्रतिस्थापी समूह मिलेंगे। तो आपको कौन सा चुनना है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह मिले, आपको वो डायरेक्शन चुननी है। क्लियर बात? यानी ये जो नंबरिंग है वो तो गलत हो जाएगा, हमें ये लेके चलना है। अब ये लेके चलना है तो ये हमारे पास क्या होगी है, इस तरीके से मुख्य श्रृंखला। हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मुख्य श्रृंखला। अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा। आपको सबसे पहली बात तो पता ही है कि जब भी हम कभी भी कार्बनिक यौगिक का नाम करते हैं, नामकरण करते हैं, तो उसमें जितने भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं उन्हें हम पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह आपके पास एक तो है CH3 यानी मैथिल और एक आपका CH2CH3 यानी एथिल। क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, 2 के लिए एथ शब्द आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम आ रहा है तो इसके साथ इल जुड़ेगा। जब हमारी मुख्य श्रृंखला होती है कार्बन की तो उस टाइम सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन शब्द जुड़ता है। किसके रूप में? अनुलग्न के रूप में। लेकिन प्रतिस्थापी के अंदर क्या होता है, कार्बन 2 है तो उसके लिए तो एथ ही होगा, लेकिन ये यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह के रूप में जुड़ रहा है तो यहाँ पर वर्ड आएगा इल, यानी पूरा क्या बन जाएगा, एथिल। ये क्या बन जाएगा, मैथिल। समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में हम क्या करेंगे, आपको पता है एथिल यानी ए पे आ रहा है, मैथिल यानी एम पे आ रहा है। तो सबसे पहले IUPAC नाम के अंदर मैंने आपको कहा था कि भले आपका ये पहले जुड़ा हो या ये बाद में, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको नामकरण के दौरान इस चीज का ध्यान रखना होता है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा अक्षर पहले आता है, कौन सा बाद में। जैसे कि यहाँ पर एथिल पहले आ रहा है और मैथिल बाद में। वैसे तो यहाँ पर एथिल जुड़ा भी पहले हुआ है और मैथिल बाद में, लेकिन कई कंडीशन में क्या हो जाता है, मैथिल पहले जुड़ा हो सकता है, एथिल बाद में। आपको ये चीज नहीं देखनी होती कौन सा पहले जुड़ा है कौन सा बाद में। आपको नामकरण के दौरान ये चीज देखनी होती है, जब हम उसका नाम लिखते हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा चीज पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, कौन सा बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। क्लियर बात? तो यहाँ पर देखना इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल। पहले है तो क्या हो जाएगा, एथिल कौन से नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 नंबर कार्बन के साथ। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 एथिल। देन उसके बाद हमारे पास कोई और प्रतिस्थापी समूह बचा है, बिल्कुल बचा है, यहाँ पे मैथिल भी बचा है। तो इसे अपने क्या लिखेंगे, 5 मैथिल, 4 एथिल 5 मैथिल। अब हमारा जो ये चेन है वो कितने मेंबर्स का है, यानी कितने सदस्यों का है। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ 6 है। 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स। अब ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये पहले वाले कार्बन के साथ होता तो हम सीधे हेक्साइन लिखते, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ है तो इसे हम लिखेंगे हेक्स 2 आइन। क्या लिखेंगे इसे अपने, हेक्स 2 आइन। बात समझ आ गई? तो देखो मैंने इसको मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने कहा है कि चाहे नंबरिंग आप यहाँ से दो चाहे नंबरिंग आप ऐसे दो, आपको 6 कार्बन परमाणु की संख्या मिल रही है।
और साथ में आपका ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन के साथ ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमें अलग से विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से नंबर देने पर हमें ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह मिलते हैं, हमें वही तरीका चुनना होता है। अगर आप ऐसे नंबरिंग दोगे तो आपको केवल ये प्रतिस्थापी समूह मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे नंबर दोगे तो आपको 2 प्रतिस्थापी समूह मिलेंगे, इसलिए हमारा ये वाला जो तरीका है उसको सही माना जाएगा। अब बात आती है इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो 4 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप, तो इसे लिख दिया हमने 4 एथिल। यहाँ पे 5 नंबर पे क्या जुड़ा, मैथिल ग्रुप, तो फिर उसके बाद लिख दिया 5 मैथिल। मतलब जो हमारे पूर्व लगन थे वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमें कार्बन परमाणु की संख्या देखनी होती है। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 6 है। 6 के लिए हेक्स होता है, आप लोगों को ये मैंने बता रखा है कि 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, तो ये याद कर लिया होगा आपने। हेक्स है। उसके बाद 2 नंबर जो कार्बन है इसके साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम लिखते हैं 2 आइन। क्लियर बात है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो आपको पता है जब भी हम आईपीएससी नामकरण करेंगे ना, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना उसको हम नंबरिंग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा डायरेक्शन चुनना है, मतलब किन किन नियमों को फॉलो करें। मतलब हमारे जो नियम होते हैं आईपीएससी के, उन नियमों को फॉलो करके कौन सा डायरेक्शन हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है, हमें वो चुनना होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें भी आप नंबरिंग 2 तरीके से दे सकते हो। एक तो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 6, या फिर आप इस तरीके से दे सकते हो 1 2 3 4 और 5 6, इस तरीके से दे सकते हो। चाहे आप इस डायरेक्शन से दो, चाहे आप इस डायरेक्शन से दो, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आएगा तो 3 और 4 के बीच में। अब बात आती है तो फिर हमें किस चीज का ध्यान में रखना है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है उसको भी नंबर कम मिलना चाहिए। अगर हम इस डायरेक्शन से नंबर देंगे तो जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है वो 5 नंबर पे आएगा, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से नंबर देंगे तो हमारा प्रतिस्थापी समूह 2 नंबर पे आएगा। तो ज़्यादा एक्यूरेट ये है, ये वाला गलत है। यहाँ तक पहचानना आ गया होगा आपको। तो अब इसका जो नाम है वो क्या होगा, देखना यहाँ पर पूर्व लगन यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रतिस्थापी समूह है। और प्रतिस्थापी समूह कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2nd नंबर कार्बन के साथ। तो 2nd नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो लिखना है हमें 2 मैथिल। 2 मैथिल लिखने के बाद जो हमारी कार्बन यौगिक है, जो कार्बन श्रृंखला है, वो कितने मेंबर्स की है, कितने हैं इनकी कार्बन की संख्याएं, तो टोटल 6 है। तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। अब बात आती है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, हेक्स 3 आइन। यहाँ पे ये जो 3 आइन है ये हमारा क्या है, अनुलग्न। देखो यही बस आपको ये चीज याद रखना है। अगर आपने ये चीज याद रख लिया तो आप किसी का भी नाम कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए पूर्व लगन के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कार्बन परमाणु की संख्या हमें देखनी होती है और सबसे लास्ट में हमें अनुलग्न जोड़ना होता है, हमारा नामकरण हो जाता है। क्लियर बात। अब बात आती है जब हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो, तो उस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है विशेष रूप से। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब हमारे पास कोई कार्बन श्रृंखला ऐसा आ जाए जहां डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो हमें वहां डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे आपका डबल बॉन्ड जो है, अगर देखो आप 2 तरीके से नंबर दे सकते हो। या तो आप नंबरिंग दो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इस तरीके से नंबरिंग दोगे तो जो आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उनको नंबर कम से कम मिलेगा। वो रहेगा एक तो 1st नंबर कार्बन पे और एक 3rd नंबर कार्बन पे। लेकिन अगर आप नंबरिंग देते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है वो होगा 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो ये नियम तो आपको पता ही है कि हमारा जो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हमें कम से कम नंबर देना होता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत।
हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर बात है। अब सबसे पहले हमें क्या जोड़ना होता है, हमें जोड़ना होता है इसमें पूर्व लगन, और पूर्व लगन हमेशा प्रतिस्थापी समूह के रूप में होते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह हमारे पास यहाँ पे दो है, एक तो सेकंड नंबर कार्बन के साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आपके प्रतिस्थापी समूह सेम हो और एक से अधिक बार आ जाए तो उस टाइम हम क्या शब्द यूज करते हैं, उस टाइम हम शब्द यूज करते हैं, अगर एक बार होता है तो मोनो, या फिर एक बार हो तो लिखने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई प्रतिस्थापी समूह सेम हो और दो बार आ जाए तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तीन बार आ जाए ट्राई। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा था कि भाई कैसे 4 के लिए 5 के लिए यूज करना है, तो आई थिंक वो भी आपने याद किया होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसका नामकरण कैसे होगा कि एक तो आपके 2 नंबर कार्बन के साथ और एक आपके 5 नंबर कार्बन के साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है। सेम ग्रुप जब 2 बार जुड़ जाए तो हमारा क्या वर्ड, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल। देखना यहाँ पर 2,5 डाई मैथिल। क्लियर बात, 2,5 डाई मैथिल। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे 3 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे हेक्स 3 आइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 इन, हेक्स 3 आइन 1 इन। इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। ये थोड़े से अलग से एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात आती है कि ये क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। अब हम इसके जस्ट बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि जैसे आपके कार्बन श्रृंखलाएं होती है, अगर कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो हम उसे पूर्व लगन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके कार्बन, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अगर आपके कार्बन श्रृंखला के साथ अगर आपके मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़े हो, मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कौन कौन से हैं, जैसा कि COOH है, CONH2 है। ठीक है, ये हम सारे बात करेंगे कि करके। तो अगर आपके मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं ये कार्बन श्रृंखला के गुण को बदलने का काम करते हैं। तो वहां पर ये आपके मुख्य क्रियात्मक समूह अगर जुड़े हो किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ, प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो वो पूर्व लगन के रूप में होते हैं। लेकिन अगर कार्बन श्रृंखला के साथ मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो वो हमेशा अनुलगन के रूप में लिखा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात आती है मुख्य क्रियात्मक समूह में ऐसा क्या है तो ये भी समूह, वो भी प्रतिस्थापी समूह थे, ये क्रियात्मक समूह है। देखो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है ना, एक विशेष प्रकार का समूह होता है जो कार्बन श्रृंखला के गुणधर्म ही बदल देते हैं। प्रतिस्थापी समूह किसी भी कार्बन श्रृंखला के गुणधर्म परिवर्तित नहीं करते, लेकिन क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो मुख्य कार्बन श्रृंखला के क्या करते हैं, गुणधर्म बदल देते हैं। सपोज करो आपके पास कोई कार्बन श्रृंखला है, अब उस कार्बन श्रृंखला के साथ अगर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ जाता है, यानी आपका 3 कार्बन के एक चेन है और अगर उसके पीछे COOH जुड़ जाता है तो वो जो पूरा कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। वो पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। और वहां पर जो हमारा अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। एक बार ये सारी चीजें सुन लो, फिर जब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना आपके बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर दूसरा जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो है एमाइड। और एमाइड का जो फॉर्मूला होता है यानी जो इसका संरचना सूत्र होता है वो CONH2 होता है। CONH2 इसका नाम भी एमाइड है और इसमें जो हमारा अनुलग्न लगता है वो भी एमाइड ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो संरचनात्मक समूह होता है वो होता है CHO और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आपका एल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो उसे कीटोन ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर जो इसका अनुलग्न होता है वो होता है ऑन।
नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अल्कोहल में जो आपका संरचनात्मक सूत्र होता है वो होता है OH, और जिसका अनुलग्न होता है वो होता है ऑल। नेक्स्ट आता है आपका एमीन। एमीन का फॉर्मूला होता है NH2। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4+। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। NH3 अमोनिया, NH4+ अमोनियम, और NH2 क्या होता है आपका एमीन, ठीक है। एमीन इसका नाम है और इसका संरचना सूत्र क्या होता है NH2 होता है, और इसमें जो अनुलग्न हम यूज करते हैं वो होता है एमिनो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये होता है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो होता है इसका संरचना सूत्र क्या होता है COOCO। क्या होता है COOCO, और यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सल्फोनिक अम्ल के बारे में। तो सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है SO3H, और यहाँ पर जो इसका अनुलग्न होता है वो होता है सल्फोनिक अम्ल ही होता है। आई थिंक यहाँ तक तो बातें क्लियर होंगी, और ये तो तब समझ आएगी जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जिन क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे थे उनकी एग्जाम्पल के साथ उनको समझेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो देखना यहाँ पर ध्यान से। आई थिंक जितना अभी तक समझाया है IUPAC नामकरण वाला टॉपिक वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। तो बात करते हैं अपने, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगर आप इस चेन को देखते हो तो इस चेन में आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो आपका ये रहा। यहाँ पे जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह है COOH। क्या है COOH। और आपको पता है कि अगर मुख्य क्रियात्मक समूह COOH होता है तो वहां पर हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन से यौगिक का हो गया, कौन से कंपाउंड का हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का अगर होता है तो इसमें जो हमारा अनुलग्न होता है वो क्या रहता है ओइक अम्ल रहता है। तो ध्यान देना यहाँ पर देखो ये कौन से समूह का है, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, और जब कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो उसमें हमारा अनुलग्न कौन सा होता है ओइक अम्ल, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है ना वो क्या करेगा पूरे के पूरे कार्बन चेन के उसको मतलब उन्हें बोल सकते हैं उसके गुण को ही बदल देगा। यानी अब आप मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये जो आपका दिख रहा है चेन ये आपको कौन सा समूह का हो चुका है कार्बोक्सिलिक समूह का, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका ये ग्रुप है इस ग्रुप के कारण इस पूरे चेन का जो गुण है वो बदल चुका है। देखो समझ इस चीज को। जब हमने स्टार्टिंग किया था IUPAC ने तो मैंने कहा था कि अगर आपकी चेन बिल्कुल सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है तो वो आपके कौन से मतलब क्या गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको कहा था वो एल्केन श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही चेन में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो आपके एल्कीन श्रेणी में आ जाता है, और जैसे ही आपके ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो आपका एल्काइन श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद हमने देखा प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वो आपके जो चेन होते हैं उनके गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते। अगर कोई भी प्रतिस्थापी समूह आ रहा था चाहे वो आपका ब्रोमो हो, क्लोरो हो, फ्लोरो हो, आइडो हो, नाइट्रो हो, यानी कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह एथिल हो, मैथिल हो, प्रोपिल हो, ये सारे प्रतिस्थापी समूह केवल प्रतिस्थापी समूह का काम कर रहे थे, यानी एक्स्ट्रा अपने बाहर से समूह जुड़ने का काम कर रहे थे। इन्होंने जो आपके कार्बन श्रृंखला है इनके गुणधर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन ही कहला रहे थे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन ही कहला रहे थे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन ही कहला रहे थे। आई थिंक बस समझ आ रही होगी आपको। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य क्रियात्मक समूह है ना उनके आते ही ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, अब देखो इनमें है तो सिंगल बॉन्ड लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हमें फर्क पड़ता है कि इसके साथ कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है,
क्योंकि जो क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ेगा वो क्रियात्मक समूह पूरे यौगिक के गुणधर्म को परिवर्तित कर देगा। यहाँ आपका COOH ग्रुप जुड़ा है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, तो इसने पूरे यौगिक को किस प्रकृति का बना दिया, कार्बोक्सिलिक प्रकृति का बना दिया है। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, तरीका वही है, कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितनी है, 4 नंबर है। देखो यहाँ पर कार्बन जो है इसको, अब जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है ना उसको हमें क्या करना है, कम नंबर देना है। ये रूल तो हर एक में सेम रहेगा, चाहे प्रतिस्थापी समूह हो, चाहे क्रियात्मक समूह हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको हमें कम से कम नंबर देना होता है हर बार। तो इसमें तो कोई पजलेशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि इसको हम नंबरिंग कैसे देंगे, इसको दे दिया मैंने फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, क्योंकि हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है उसे हमें कम नंबर देना है। अब यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो कितने नंबर का चेन बना रहा है, 4 नंबर का चेन बना रहा है। क्या इसमें कोई पूर्व लगन है, नहीं है। जब इसमें कोई पूर्व लगन नहीं है तो क्या इसमें कोई पूर्व लगन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। उसके बाद देखोगे आप कि इसमें आपके कार्बन की श्रृंखला कितनी है, पूर्व लगन नहीं है, तो हमें ये नहीं लिखना। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो कार्बन परमाणु संख्या जब 4 होती है तो वहां पर हमारा कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा, ब्यूट। अब बात आती है कि ब्यूट के बाद जो हमारा अनुलग्न रहेगा वो डिपेंड करता है कि इस कार्बन चेन में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है वहां पे इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, यानी इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा आपका ओइक अम्ल। अब ब्यूट के साथ ओइक अम्ल जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर बात। ऐसे अगर ये 5 कार्बन का होता तो पेंटेनोइक अम्ल, अगर ये 6 कार्बन का होता हेक्सेनोइक अम्ल, 3 कार्बन का होता प्रोपेनोइक अम्ल। बात समझ आ रही होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इसमें आपको क्रियात्मक समूह पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, आपका एमाइड। एमाइड क्योंकि हमें पहचान किससे हो रही है, यहाँ पे उपस्थित संरचना सूत्र से। यहाँ पे संरचना सूत्र क्या है, CONH2 CONH2। अब ये जो संरचना सूत्र है ये तो एमाइड का है, लेकिन यहाँ पे अनुलग्न भी क्या होता है, अनुलग्न भी यहाँ पर हमारा एमाइड ही रहेगा। अब हमें देना है सबसे पहले नंबरिंग। नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे। ये बात तो क्लियर होगी अब तक, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे जो हमारी कार्बन श्रृंखला है वो कितने नंबर की है, 3 नंबर की है। और 3 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस ग्रुप कौन सा आपका, एमाइड। इसे अपने बोलते हैं प्रोपेनेमाइड। क्या बोलते हैं इसे अपने, प्रोपेनेमाइड। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसका संधि, वो कहते हैं ना संधि, संधि सुना ही होगा आपने। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, पे और ए पे एक ही मात्रा आ गई ने पे, ठीक है, प्रोपेनेमाइड बन गया। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका आता है कि इसको प्रोपेन से याद रख सकते हो, पजल नहीं होगा। प्रोपेन है और ये एमाइड है, क्या बन जाएगा, प्रोपेनेमाइड। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो CHO कहाँ है, ये रहा। जो CHO है वो कौन सा है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, क्या 1 2 3 है, नहीं, क्योंकि 2 नंबर जो कार्बन है यहाँ पर इसको ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 कार्बन तो यहीं पर है। 3 कार्बन यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 कार्बन है, ये चौथा कार्बन होगा। समझ आ रही बात, ये 3 है, ये एक 4 हो जाएगा, ये एक 5, यानी इस श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है, साथ ही साथ कौन सा ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ कौन सा शब्द जोड़ते हैं हम, एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेनेल। क्या हो जाएगा, पेंटेनेल।
इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पेंटेनिल। अगर 6 होता तो हेक्सेनिल, 7 होता तो हेप्टेनिल, 8 होता तो ऑक्टेनिल। क्लियर बात। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब इसमें कौन सा ग्रुप है, देखो आपको ग्रुप पहचानना आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है और उसका अनुलग्न कौन सा है। जैसे जैसे आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस दिए हैं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आप उनको समझो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप के अंदर जो हमारा अनुलग्न होता है वो होता है ऑन। अगर अनुलग्न ऑन होगा, अब देखो इसको, अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारा ये वाला जो कार्बन है वो रह जाएगा। तो कीटोन के अंदर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, हमें नंबरिंग इस तरीके से देनी होती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप प्रोप शब्द यूज करते हो, पर हमने जो नंबरिंग दी है उस हिसाब से जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो 2nd नंबर वाले कार्बन के साथ है। तो 2nd नंबर वाले कार्बन के साथ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 पे ऑन। क्या हो जाएगा, प्रोप 2 पे ऑन। अगर ये 4 कार्बन वाला होता, अगर मान लो यहाँ पर आपके इस तरीके से 2 कार्बन होते तो टोटल कार्बन की संख्या 4 होती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूट, और ये 2 नंबर के साथ ही जुड़ा हुआ है तो हो जाता 2 पे ऑन। ठीक है, तो मतलब आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ये तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास कौन सा ग्रुप है, तो हमारे पास है OH। OH जो होता है इसे हम कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हमारा जो अनुलग्न होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑल। देखो इजी है, अल्कोहल ऑल। ठीक है, तो ऑल के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे अपने, अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे, हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है हमें नंबरिंग वहीं से देना होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग देंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी पहली बार। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन की संख्या देखना, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 और 1 5, ये 6 और 1 7। तो 7 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेप्ट। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है जिसका अनुलग्न होता है ऑल। तो यहाँ पे हो जाएगा हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका नाम हेप्टेनॉल। क्लियर बात। ठीक है, अब उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, ध्यान से देखना, तो एनहाइड्राइड है। यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है आपका, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड जो इसका फॉर्मूला क्या था, आपको ये ध्यान में रखना है, COOCO। क्लियर बात है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है जब हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका अनुलग्न हो जाता है ओइक एनहाइड्राइड। अब ओइक एनहाइड्राइड है तो इसमें सबसे पहली बात कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा। तो इसे अपने बोलेंगे ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसे अपने, ब्यूट। 4 कार्बन है इसलिए ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, एनहाइड्राइड, और इसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। हमें तो यूज कौन सा करना होता है, अनुलग्न, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर बात। तो आई थिंक यहाँ तक जो है आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये सारा समझ आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा और जितने भी टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए हैं आपको सारे समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। और हाँ, जिन बच्चों को ड्रीम क्लासेस में मेरे लर्निंग ऐप का नहीं पता, जिनको पैड कोर्स का नहीं पता, वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पैड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये 21 तारीख तक का जो आपका ऑफर है उससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए 12th केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।